नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स, खासकर वो जो भारत से संबंधित है। तो मैं उन करंट अफेयर्स को नहीं जल्दी लाना चाहता हूँ, वो जो कौन नियुक्त हुए हैं, कौन क्या हुआ है। मैं उन करंट अफेयर्स को लाना चाहता हूँ जो आपके मेंस में भी काम आ सकता है। तो इस बार जेपीएससी के ही मेंस से संबंधित एक करंट अफेयर्स है जो है गुड गवर्नेंस, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा भी है। तो आज उसमें हम लोग बात करेंगे चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स का। ये चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स होता क्या है, कौन इसे जारी करता है और क्यों ये महत्वपूर्ण है, दुनिया भर के कितने देशों में इसके लिए काम होता है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब ये चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स को भारत में 49वां स्थान प्राप्त हुआ है और इस सूची में फिनलैंड पहले स्थान पर है। तो इसका प्रमुख बिंदु क्या है, इसका परिचय क्या है, हम जानते हैं। यानी कि चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स को चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस द्वारा जारी किया जाता है, जो एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। और यह सूचकांक 104 देशों की सरकारी क्षमताओं और परिणामों को वर्गीकृत करता है। प्रत्येक देश को 50 से अधिक खुले डेटा यानी ओपन सोर्स, यानी कि सरकार के अंदर में यदि फाइलों में कुछ डेटा बंद है उसके बारे में यह बात नहीं करता है। ये केवल और केवल जो ओपन सोर्स से मिल सका वो होता है खुला डेटा। तो जब आप नेट की तैयारी करेंगे और रिसर्च एनालिसिस पढ़ेंगे तो वो इसके बारे में और ज़्यादा आप समझ पाएंगे। फिलहाल तो 50 से अधिक, माने प्रत्येक देश में, प्रत्येक क्या है, टोटल 104 देशों के बारे में हम लोगों ने बात किया है। तो उन 104 देशों में 50 से अधिक ऐसा डेटा है जिसके बिंदुओं पर ये मापता है। और यह सूचकांक 7 स्तंभों या मापदंडों पर केंद्रित है। पहला है नेतृत्व और दूरदर्शिता, मजबूत कानून और नीतियाँ, मजबूत संस्थाएं, वित्तीय सहायता, आकर्षक बाजार, वैश्विक प्रभाव और प्रतिष्ठा, और आखिरी है 7वां का लोगों को समर्थ बनाने में मदद करना। यानी गुड गवर्नेंस के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ों को जब ये संस्था देखती है और किसी को मूल्यांकन करती है किसी का, तो इतनी सारी बातों को ध्यान में रखती है। अब आते हैं इसके उद्देश्य के ऊपर। तो ये उद्देश्य क्या है, यह राष्ट्र निर्माण में दुनिया भर के सरकारी नेताओं और सार्वजनिक अधिकारियों का समर्थन करता है और प्रशिक्षण, अनुसंधान, सलाहकारी गतिविधियों के माध्यम से सार्वजनिक संस्थागत क्षमता को मजबूत करता है। यह प्रभावी नीति निर्धारण के लिए उपकरण की रूपरेखा को साझा करता है और नागरिकों के लिए बेहतर सार्वजनिक प्रदान सेवाएं जो प्रदान की जाती है उसके लिए राष्ट्रों को सशक्त बनाता है। ये इसका उद्देश्य है। यानी उद्देश्य किसका है, चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस का। अब दक्षिण एशियाई देशों के मामले में देखें तो भारत 49वां देश पे है 104 देशों की सूची में। श्रीलंका 74th है, पाकिस्तान 90th है 90वां पे, और नेपाल 92वां स्थान पे है। तो इसके आगे अगर हम बढ़ें तो अब बात करते हैं कि भारत में सुशासन के लिए क्या पहल किया गया है। ठीक है, तो सुशासन सूचकांक देश में शासन की स्थिति प्रभावों का आकलन करने के लिए कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, जो सीधे प्रधानमंत्री के अंदर में होता है, द्वारा सुशासन सूचकांक की शुरुआत की गई, जिसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों सहित केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जनता के हित में किए गए विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन किया जा सके। एक सुशासन दिवस मनाया जाता है जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर से, ये 2014 से शुरू की गई थी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। इसका बहुत विरोध भी किया गया था। ठीक है, तो 25 दिसंबर 2014 से अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है भारत में। ये और इसका उद्देश्य भारत के नागरिकों के मध्य सरकार की जवाबदेही के प्रति जागरूकता पैदा करना है। अब जो सुशासन के लिए भारतीय पहल में आता है राष्ट्रीय ई शासन योजना। आप मेंस में जब इसको जाएंगे तो और एलबोरेट करके इसे पढ़ना होगा। सभी सरकारी सेवाओं को सार्वजनिक सेवा प्रदाता केंद्र के माध्यम से आम जनता तक पहुंचना, जिसमें कि आप एग्जाम्पल के लिए डीबीटी समझते हैं या राइट टू सर्विस एक्ट जो झारखंड में इम्प्लीमेंटेड है वो है। आम आदमी की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन सेवाओं में कार्यकुशलता, पारदर्शिता, विश्वसनीयता सुनिश्चित करना। यह दृष्टिकोण अच्छे शासन को सुनिश्चित
करने के लिए सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। फिर बात करते हैं आरटीआई के ऊपर। आरटीआई 2005 ये आपके गुड गवर्नेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक पार्ट का एक हिस्सा ही है। यह शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में प्रभावी भूमिका निभाता है और पिछले कुछ एक महीनों से झारखंड का राज्य सूचना आयोग पूर्णतः बंद है। पता नहीं वहाँ के कर्मचारियों को क्यों सैलरी दिया जा रहा है जब वो आयोग ही फंक्शन में नहीं है, क्योंकि ना तो कोई अध्यक्ष और ना सदस्य हैं। सुशासन के मामले में अन्य पहल अपने देश में क्या है, तो नीति आयोग है, मेक इन इंडिया है, लोकपाल है, राज्यों में लोकायुक्त है। ये सब ऐसे हैं जिनकी स्थापना करके सुशासन के बारे में बात की जाती है। अब आते हैं शासन व्यवस्था में। यह निर्णय लेने तथा इन निर्णयों के क्रियान्वयन जो लागू नहीं किए जाते हैं की एक प्रक्रिया है। शासन शब्द का उपयोग कई संदर्भों में किया जा सकता है, जैसे कॉर्पोरेट प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन, राष्ट्रीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। अब हम अगर सुशासन की बात करें तो यह सरकार को एक दृष्टिकोण प्रदान करता है जो न्याय और शांति प्रिय तंत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो व्यक्ति के मानव अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। आगे आते हैं कि ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सुशासन के 8 लक्षण बताए गए हैं। थोड़ा डिटेल में इसको जानते हैं। पहला है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल दैट मीन्स कि जवाबदेह। दूसरा है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी, जो हमें समझ में आए कि हो क्या रहा है, हम देख पाए। तीसरा है रिस्पॉन्सिव, यानी कि उत्तरदायी। जो गवर्नमेंट हो वो रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए। चौथा है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, यानी कि न्याय संगत और समावेशी होना चाहिए। पांचवा है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, असरदार और किफ़ायती भी होना चाहिए। फॉलोज द रूल ऑफ लॉ, नियम का पालन करने वाला होना चाहिए। पार्टिसिपेटरी दैट मीन्स की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और लास्ट में है कंसेंसस ओरिएंटेड, यानी कि आम सहमति उन्मुखी होना चाहिए। जो सरकार योजनाएं बनाती है, जो सरकार नीति का निर्धारण करती है, वो जनता के सहमति से होना चाहिए, जनता के लिए उन्मुख कार्य करे उसके आधार पे होना चाहिए। और इस तरह के करंट अफेयर से जुड़े हुए सारे चीज़ आप दृष्टि IAS के वेबसाइट से जाके देख सकते हैं। ये सारा डेटा वहीं से लिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।